हेलो दोस्तों। तो आज अपने एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंटिन्यू करते हुए हम कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इसको और क्या बोलते हैं हम? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो मेनली आपको कॉर्टिसोल नाम ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो होता है वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होता है। आपको याद रखना है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके सभी हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन क्या होते हैं हमारे पास? लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है तो इसका हमारे पास इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारे पास हार्मोन है, वो कहाँ जाएगा? इंट्रासेल्युलरली जाके इस रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। फिर ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। वो कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। और वहाँ जाके ये डीएनए को स्टिमुलेट करेगा। डीएनए को स्टिमुलेट करेगा जहाँ से हमारे पास एमआरएनए बनेगा। और क्या बनेगा हमारे पास? प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या करेगा? अपना एक्शन करेगा। तो ये है मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉर्टिसोल। अब हम देखेंगे एक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आगे जो हम डिजीजेस देखेंगे उसके लिए आपको एक्शंस पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक ऑर्डर में याद रखेंगे। तो मैं आपको वापस यही बताऊंगा या यही आपसे आशा करता हूं कि आप एक पेपर लेके बैठे होंगे और इसको एक ऑर्डर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पेपर को ऑर्डर में लिखेंगे तो क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तक उसको याद नहीं रख सकते। तो अगर आपके पास एक जगह लिखा हुआ है तो एग्ज़ाम से जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ के अगर आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक ज़्यादा याद रहेगा। तो अभी आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए और सारे जो एक्शंस है उनको अच्छे से एक ऑर्डर में लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या एक्शन होता है? तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्टिसोल होता है वो एक तरीके से हमारे पास डायबिटोजेनिक होता है, डायबिटीज़ बढ़ाने का। डायबिटीज़ बढ़ाना मतलब ब्लड ग्लूकोज बढ़ाना। अब ब्लड ग्लूकोज कैसे बढ़ेगा? कि अगर जो ग्लाइकोजन है वो टूट के मेरे पास क्या बना रहा है? ग्लूकोज। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजिनोलिसिस, या फिर हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बन रहा है। वहीं हम देखें कि जो ग्लूकोज है वो क्या होगा? जो हमारे पास मसल्स है उसके अंदर नहीं जा पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो ब्लड ग्लूकोज क्या होगा? मेरे पास बढ़ जाएगा। ब्लड ग्लूकोज मेरे पास बढ़ जाएगा। वहीं अगर मैं देखूं जो ग्लूकोज है उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। अगर इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो भी मेरे पास क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा। तो मेन चीज़ अपन को क्या याद रखनी है कि जो ब्लड शुगर है उसका लेवल बढ़ रहा है। फिर अगर मैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की बात करूं तो सिंपल सी बात है, प्रोटीन जो है वो टूट के क्या बनाता है? अमीनो एसिड। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने देखा कि कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा है, तो ये जो अमीनो एसिड होता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि प्रोटीन टूट रहा है। फिर हम बात करें अगर फैट मेटाबॉलिज्म की, इस पर मैंने 3 स्टार क्यों मार्क कर रखा है? क्योंकि ये एक तरीके का क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है उसका ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैट जो है वो बॉडी के एक पार्ट से जाकर दूसरी पार्ट में जा रहा है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? फैट मोबिलाइजेशन। फैट मोबिलाइजेशन मतलब फैट जो है वो पेरिफेरल पार्ट से सेंट्रल पार्ट में आ रहा है, मतलब ट्रंकल ओबेसिटी बढ़ रही है। ट्रंकल ओबेसिटी मतलब जो हमारे पास ट्रंक है, मतलब मुंह हो गया, हमारा पूरा चेस्ट या फिर बैक वाला एरिया हो गया, इसको हम बोल रहे हैं ट्रंकल। तो इस पार्ट को अगर ट्रंकल पार्ट बोल रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फैट बढ़ जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंकल ओबेसिटी। तो फैट में आपको याद रखना है कि फैट मोबिलाइजेशन होता है और उसमें क्या होता है? हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, मतलब पेरीफरी से हमारे पास, ये मान लीजिए ह्यूमन बॉडी है तो ये हो गई पेरीफरी, और यहाँ पे हमारे पास पेरीफरी से फैट कहाँ पे आ जाएगा? हमारे ट्रंकल पोर्शन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर ये फेस में आ जाएगा तो उसको बोलते हैं हम मून लाइक फेसिस। मून लाइक फेसिस। और अगर ये हमारे बैक में आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बफेलो हम्प। बफेलो हम्प। तो ये दो नाम आपको याद रखना है। अगर कॉर्टिसोल एक्सेस हो जाता है तो ये दोनों फीचर्स हमको देखने को मिल सकते हैं। फिर इसका एक ओवरलैपिंग इफेक्ट होता है जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं कि जो कॉर्टिसोल है वो किसी और हार्मोन का काम कर रहा है। तो वो कौन सा हार्मोन का काम करता है? एल्डोस्टेरोन का काम करता है। एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम सिक्रीशन फ्रॉम द
रीनल ट्यूब्यूल्स, तो रीनल ट्यूब्यूल्स से सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाना और पोटेशियम का सिक्रीशन कराना। इसी के साथ आप एक और फंक्शन याद रख सकते हैं कि ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन या फिर सिक्रीशन भी करवाता है यूरिन में। तो सिंपल से याद रखना है कि इसका एक ओवरलैपिंग इफेक्ट भी होता है। फिर मसल्स पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। अगर मान लीजिए कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी है तो मेरे पास डिक्रीज फंक्शन ऑफ मसल्स देखने को मिलेगा। कौन कौन सी मसल्स? स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो क्योंकि कार्डियक मसल्स भी इम्पैक्ट हो रही है तो कॉर्टिसोल का कम होना थोड़ा डेंजर हो सकता है। वहीं हम बात करें अगर कॉर्टिसोल एक्सेस में है तो मेरे पास क्या होगा, जो मसल प्रोटीन सिंथेसिस है वो कम हो जाएगा। साथ में मैंने बताया था प्रोटीन टूटता भी है तो कैटाबॉलिज्म भी होगा, जिसकी वजह से मेरे को मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कॉर्टिसोल भले बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, दोनों में ही क्या होगा, मेरे पास मसल वीकनेस या फिर डिक्रीज फंक्शन देखने को मिल सकता है। फिर अगर मैं बोन के ऊपर बात करूं तो कॉर्टिसोल जो है वो बोन फॉर्मेशन को इनिबिट करता है, मतलब बोन को नहीं बनने देगा। ये किन किन प्रोसेस से करता है? ये टाइप 1 कोलेजन को सिंथेसिस को रोक देता है, टाइप 1 कोलेजन के सिंथेसिस को रोक देता है। टाइप 1 से आप कैसे याद रख सकते हैं? बोन में क्योंकि 1 आ रहा है तो टाइप 1 कोलेजन क्या बनाता है? बोन बनाता है। तो अगर इसका सिंथेसिस रुक जाएगा तो मेरे पास बोन फॉर्मेशन भी इनिबिट होगा। फिर ऑस्टियोब्लास्ट भी है वो कम हो जाएंगे। और वहीं मैं बात करूं डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट से भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाता है तो मेरे पास बोन फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, हमारे पास कोलेजन सिंथेसिस भी इनिबिट होती है। जैसे वहाँ पे बोन सिंथेसिस इनिबिट हो रहा था वैसे यहाँ पे कोलेजन सिंथेसिस भी इनिबिट होगा। तो अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो मेरे पास थिन स्किन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि कोलाजन नहीं बन रहा है और थिन कैपिलरी वॉल भी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कैपिलरी वॉल है वो रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो मेरे पास हेमरेजेस देखने को मिलेंगे अंडर द स्किन। फिर अगर मैं बात करूं वेस्कुलर सिस्टम की तो आपको याद रखना है कि जो कॉर्टिसोल है वो कार्डियक परफॉर्मेंस और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। तो अगर इसमें किसी भी तरीके का चेंज होगा, अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा या कम होगा तो हमारे पास कार्डियक परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी हमारे पास कम ज़्यादा हो सकता है। फिर इसका एक परमिसिव इफेक्ट होता है कि ये एक तरीके से वेजोकॉन्ट्रिक्टर इफेक्ट ऑफ कैटेकोलामाइंस भी करता है। ठीक है, तो ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का भी काम करता है थ्रू परमिसिव इफेक्ट। परमिसिव इफेक्ट मतलब कैटेकोलामाइंस जो काम कर रहा है उसके इफेक्ट को बढ़ा देगा। ठीक है, फिर आपको याद रखना है किडनी पे ये क्या करता है, GFR जो हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसको बढ़ा देगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देगा। आपको जस्ट इतना याद रखना है। मेन जो चीज़ है वो है CNS पे ये क्या काम करता है, REM स्लीप। REM क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब ये क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से डीप स्लीप होती है। आपको कैसे याद रखना है, ये क्या है, हमारे पास एक तरीके से डीप स्लीप है। तो क्योंकि ये डीप स्लीप है और ये क्या होगी, मेरे पास कम हो जाएगी। डीप स्लीप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो डीप स्लीप कम हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा तो मेरे पास इंसोम्निया मतलब इंसान को बरोबर नींद नहीं आएगी और साथ में मूड फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर बरोबर नींद नहीं आएगी तो उसमें चिड़चिड़ापन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो REM स्लीप कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ब्लड की। ब्लड में क्या इफेक्ट होता है, बहुत ही सिंपल सा इफेक्ट है। हमारे पास मेनली 3 ही सेल्स होती है। कौन कौन सी? RBC, प्लेटलेट्स और WBC। ठीक है, WBC आगे 5 सेल्स में डिवाइड होती है, जैसे कि इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो आपको कैसे याद रखना है कि RBC मेरे पास इंक्रीज हो गई, प्लेटलेट्स मेरे पास इंक्रीज हो गई और WBC में जो न्यूट्रोफिल है वो मेरे पास इंक्रीज हो गया। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो डिक्रीज हो जाएगी, जैसे कि इयोसिनोफिल और लिम्फोसाइट। तो ये क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और मेनली RBC, प्लेटलेट और न्यूट्रोफिल का लेवल बढ़ जाएगा। तो एकदम सिंपल वे में मैंने आपको ये चीज़ याद करवा दी है। ठीक है, फिर हम देखते हैं वाउंड हीलिंग। तो वाउंड हीलिंग में क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल होता है वो क्या करता है, रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग के प्रोसेस को रोक देता है।
बिकॉज इट रिड्यूसेस ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट के ग्रोथ को रोक देता है। तो आपको जस्ट ऐसा याद रखना है कि वाउंड हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगा अगर बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल ज़्यादा है तो। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेस की। तो यार स्ट्रेस से तो अभी हम सब जूझ रहे, आप भी पूरे पूरे टाइम की यार कौन पढ़ाई करे, मतलब ऐसा है ना कि पढ़ाई हो भी नहीं रही है, करनी भी है, और पता नहीं क्या ही चल रहा है दिमाग में। तो ये सब चीज़ें क्या पैदा करती है हमारे माइंड में, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ये तो हो गया साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। एक मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि मान लीजिए ट्रॉमा, किसी तरीके का एक्सीडेंट, किसी तरीके का हमारे पास हाइपोवॉलीमिया हो गया, या फिर मैं बोलूँ मेरे पास एक तरीके से ऑपरेशन हो गया। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है इसमें क्या होती है, बॉडी एक स्ट्रेस कंडीशन में चली जाती है। तो जब भी बॉडी एक स्ट्रेस कंडीशन में जाती है तो बॉडी क्या करती है, कॉर्टिसोल को रिलीज करवाती है। अब कॉर्टिसोल को बॉडी इस टाइम में क्यों रिलीज करवाती है, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो स्ट्रेस है उसके टाइम क्या रिलीज होगा, हमारे पास कॉर्टिसोल रिलीज होगा। अब क्यों होता है ये रिलीज, तो यहाँ पे हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वही वापस हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं कि जो कॉर्टिसोल है वो क्या कर रहा था, हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस कर रहा था, ब्लड ग्लूकोज बढ़ा रहा था। तो अब आप समझिए कि जब हमारे पास स्ट्रेस की कंडीशन है तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, मतलब ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोज बढ़ाता है, अमीनो एसिड्स बढ़ाता है, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट चाहिए बॉडी को वो प्रोवाइड कर रहा है कौन, कॉर्टिसोल। इसलिए बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करवाती है। फिर हम देखें ये क्या करता है, सप्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन को कम कर देगा, ये भी एक अच्छी बात है। फिर ये क्या करेगा, एक्टिवेशन ऑफ रास। रास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसकी फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हम अच्छे से हमारे CVS वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे इतना सा याद रखिए कि रास मैकेनिज्म क्या होता है, बीपी रेगुलेशन का काम करता है। मतलब अगर हमारी बॉडी में बीपी कम हो गई है तो उसको वापस बढ़ाने का काम कौन करेगा, रास मैकेनिज्म करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। मान लीजिए अभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में क्या होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो उसमें ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस मतलब एक तरीके से फ्लूइड लॉस, और जो अगर फ्लूइड लॉस होगा तो हमारे पास हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, और हाइपोवॉलीमिया की वजह से मेरे पास क्या हो जाएगा, बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर बीपी डिक्रीज होगा तो उसको वापस बढ़ाने के लिए मेरे पास क्या चाहिए, रास। और ये रास कौन एक्टिव कर रहा है, एक तरीके से कॉर्टिसोल एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए कि किस तरीके से स्ट्रेस में कॉर्टिसोल ने एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट दिखाया। फिर हम देखें कॉर्टिसोल और क्या करता है, स्टिमुलेशन ऑफ ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को भी ये रिलीज करता है। तो इस तरीके से स्ट्रेस में कॉर्टिसोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन आपको ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रेस में ज़्यादा टाइम नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है। तो मेनली क्या होता है, अगर किसी इंसान को क्रॉनिक स्ट्रेस है तो उसमें कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा तो बॉडी में रिकरेंट इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। फिर हमारे जो क्लॉटिंग सिस्टम है वो एक्ट नहीं करेगा, तो अगर लगेगी तो बराबर क्लॉटिंग भी नहीं हो पाएगी। फिर हमारे पास जो ब्लड ग्लूकोज है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, और अगर ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो हमारे जो रिसेप्टर्स है ब्लड ग्लूकोज के वो एक्ट करना बंद कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्लूकोज रेजिस्टेंट, जिसकी वजह से हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है। और अगर एक बार डायबिटीज़ हो गया तो वो आगे बहुत सारे कंडीशंस को लीड कर सकता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कभी भी क्रॉनिक स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। अब हम बात करें फीटस पे क्या काम होता है, तो फीटस पे कॉर्टिसोल क्या करता है, मैच्योरेशन ऑफ फीटल ऑर्गन, फीटल ऑर्गन के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। मेनली किसका, लंग मैच्योरेशन में हेल्प करता है। तो जो हमारे पास सर्फेक्टेंट होता है उसको बनाने का ये काम करता है। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, फीटल लंग मैच्योरेशन में हेल्प करता है। फिर हम देखें इन्फ्लामेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स की, तो जो कॉर्टिसोल है वो क्या करता है, फॉस्फोलाइपेज A2 को इनिबिट करता है। अब ये क्या चीज़ होती है, तो ये आप अपनी फार्मा में भी पढ़ेंगे, पैथो में भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमको बहुत सारे मीडिएटर्स चाहिए होते हैं, मतलब जो उस इन्फ्लामेशन प्रोसेस को करवा रहे हैं। तो जो फॉस्फोलाइपेज A2 होता है ये उसका एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिससे कि वो मीडिएटर्स बनते हैं। तो अगर मान लीजिए फॉस्फोलाइपेज A2 इनिबिट हो गया तो ये जो मीडिएटर्स है वो नहीं बन पाएंगे, और अगर ये नहीं बनेंगे तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल कॉर्टिसोल क्या कर रहा है, हमारे पास इन्फ्लामेशन को
सप्रेस कर रहा है। अब आपको ये भी याद रखना है, अगर किसी बच्चे को याद रखना है कि भाई मेरे को ज़्यादा पढ़ना है, तो आप याद रख सकते हैं कि इन्फ्लामेशन को कैसे सप्रेस करता है। तो वो मार्जिनेशन डिक्रीज कर देता है, रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट को भी डिक्रीज कर देता है, इनिबिट करता है ग्रोथ ऑफ फाइब्रोब्लास्ट को, इंटरफियर करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI को इंटरफियर करता है, और क्या करता है, रिड्यूस नंबर ऑफ T सेल्स। तो ये सारे पॉइंट्स है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेनली क्या याद रखना है कि जो कॉर्टिसोल है वो इन्फ्लामेशन को सप्रेस करता है। तो यहाँ पर हमने सारे फीचर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे बीमारियाँ, तो इससे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है अगर कॉर्टिसोल बढ़ जाए या कम हो जाए। तो चलिए सबसे पहली बीमारी को शुरू करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कशिंग सिंड्रोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 100% जैसे सवाल आता ही आता है। तो कशिंग सिंड्रोम क्या होता है, मेरे पास एक्सेस कॉर्टिसोल का लेवल मेरे पास बढ़ गया। अब ये कैसे कैसे बढ़ सकता है, तो सिंपल से कॉजेज है। अगर एड्रिनल ट्यूमर हो जाए तो मेरे पास क्या होगा, कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि ज़्यादा सिक्रीशन होगा कॉर्टिसोल का। फिर एक्सोजिनस एडमिनिस्ट्रेशन अगर मैंने किया है कॉर्टिसोल का तो उससे भी लेवल बढ़ सकता है। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से भी बढ़ सकता है। अगर ये पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कशिंग डिजीज। ठीक है। फिर ये क्या हो सकता है, CRH हाइपर सिक्रेशन की वजह से भी हो सकता है। इसमें मेनली हमको कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। आपका जो क्लिनिकल क्वेश्चन होगा उसमें ये फीचर्स पूछे जाएंगे और आपको फाइंड करना होगा कि उस पर्सन में कौन सी बीमारी है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्योंकि हमने देखा था कि कॉर्टिसोल जो है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ रहा था, मतलब प्रोटीन का डिप्लीशन कर रहा था। उसकी वजह से क्या होता है, मेरे पास थिन हेयर और स्किन देखने को मिल सकती है। अब अगर हेयर और स्किन थिन हो जाएगी तो मेरे पास जो मतलब स्किन अगर थिन हो जाएगी तो जो ब्लीडिंग है वो मेरे को ज़्यादा विजिबल होगी, क्योंकि स्किन पतली हो जाएगी तो यहाँ पे ब्रूजेस ज़्यादा हो सकते हैं। और मेरे को क्या देखने को मिलेगा, डिलेड वाउंड हीलिंग भी लेट होगी। क्यों, क्योंकि वो हमने देख लिया था कि जो प्लेटलेट्स है उसका नंबर वैसे तो इंक्रीज होता है लेकिन जो पूरा वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। फिर हम देखें मसल अंडर डेवलप्ड, मसल भी बरोबर नहीं डेवलप हो पाएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फैट में मैंने आपको बता ही दिया कि कॉर्टिसोल का लेवल अगर बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा, ट्रंकल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट। ठीक है। तो जो स्किन ऑफ एब्डोमेन है क्योंकि वो भी थिन हो चुकी है तो वो ओवरस्ट्रेच हो जाएगी और मेरे पास पर्पल कलर के स्ट्राया हमको देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके के स्ट्राया पेट पे, एब्डोमेन पे देखने को मिलेंगे। तो इस कंडीशन को मैंने आपको नाम भी बताया था, बफेलो हम्प। अगर ये पीठ में फैट बढ़ जाएगा तो एक तरीके से बफेलो हम्प टाइप अपीयरेंस दिखेगी, और अगर ये फेस में बढ़ जाएगा तो मून फेसिस टाइप अपीयरेंस दिखेगी। फिर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट पे क्या होगा, तो मैंने आपको बताया अगर ज़्यादा टाइम तक कॉर्टिसोल अगर रिलीज होगा तो मेरे पास डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिल सकता है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बढ़ रहा था और पेरिफेरल यूटिलाइजेशन भी मसल में नहीं हो पा रहा था। साथ में जो स्टमक है वहाँ से भी मेरे पास ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा था, उसकी वजह से मेरे पास डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। हाइपरटेंशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉर्टिसोल क्या करता है, बीपी को मेंटेन करता है। क्योंकि अगर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा तो मेरे पास हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ऑस्टियोपोरोसिस, वो भी मैंने आपको बता दिया। और मेंटल सिम्टम्स में हमारे पास इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, यूफोरिया और रेस्टलेसनेस भी देखने को मिल सकती है। हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल का लेवल तो बढ़ा हुआ है, और वहीं हम देखें लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल और बेसोफिल का लेवल डिक्रीज हुआ है। तो ये सारे फीचर्स आपको इंडिकेट करता है कि इंसान को कशिंग सिंड्रोम है। अब हम बात करते हैं हमारे अगली प्रॉब्लम की, जो कि है एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मेन चीज़ है कि इसको एक ऑर्डर में याद रख सकते हैं। अगर आपको वो जो मैंने मतलब फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स बताए थे अगर वो याद है तो आपको ये एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है। वहीं हम देखें एग्जाम में, तो एग्जाम में एक आध बार इस पर मतलब 15 मार्क्स का सवाल भी आ रखा है, लेकिन जनरली अब ये सवाल नहीं पूछा जाता। तो अब हम एक जनरल ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। तो एड्रिनोजेनाइटल सिंड्रोम में क्या होता है, मेरे पास 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी हो जाती है। मैं आपको वापस याद कराता हूँ कि ये दोनों हार्मोन्स ये दोनों एंजाइम्स क्या काम करते थे। तो यहाँ पर देखिए
जो 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज और 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो मेरे पास एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल नहीं बन पाएंगे, और जो इनके जिनसे ये बन रहे थे उनका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कॉर्टिसोल का लेवल कम हो गया है, एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है, और जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है हमारे पास उनका लेवल बढ़ गया है। तो जो क्लिनिकल फीचर्स है वो हमको इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन तो कम बन रहे हैं, और क्योंकि इनकी वजह से नेगेटिव फीडबैक भी नहीं हो पा रहा, तो क्या होगा, मेरे पास ACTH का लेवल भी बढ़ जाएगा, और ACTH जो हमारे पास प्रीकर्सर्स थे उनका लेवल भी बढ़ रहा है, तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स भी क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये किस तरीके से मैनिफेस्ट करेगा कि अगर मैं बात करूँ एडल्ट फीमेल की, अब समझिए फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ गया तो क्या होगा, मेरे पास मैस्कुलिनाइजेशन मतलब मेल लाइक बॉडी देखने को मिलेगी, मेल पैटर्न ऑफ हेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी मेल जैसा देखने को मिलेगा, डीप वॉइस, मस्कुलर आर्म्स एंड लेग्स, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, और ब्रेस्ट का साइज भी स्मॉल हो जाएगा। तो एक तरीके से फीमेल जो है वो मेल बॉडी की तरफ डेविएट हो जाएगी, मेल बॉडी जैसी दिखने लग जाएगी। वहीं अगर हम बात करें न्यूबॉर्न फीमेल्स की, तो वो मेल टाइप जेनिटेलिया भी शो कर सकती है, मतलब जो क्लाइटोरिस है वो एनलार्ज हो जाएगा, और इतना एनलार्ज हो जाएगा कि पेनिस की तरह मिमिक करेगा। तो वो एक तरीके से मेल टाइप जेनिटेलिया भी दिखा सकती है। फिर हम बात करें प्री प्यूबर्टल मेल्स की, प्री प्यूबर्टल मेल्स में क्या होगा, हमारे पास अगर पहले ही टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो गया तो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी आने के पहले ही अगर प्यूबर्टी आ जाए, जो प्रॉपर एज होती है प्यूबर्टी की उससे पहले अगर प्यूबर्टी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। ठीक है, तो इंसान में मतलब जो मेल है उसमें पहले ही क्या देखने को मिलेगा हमको, डीप वॉइस, फेशियल हेयर, एनलार्ज्ड पेनिस, और सेक्सुअल ड्राइव भी बढ़ी हुई मिलेगी, और इसमें हमको स्टर्लिटी भी देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा है वो नेगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस में, और जो मेन हमारे पास सेक्स स्टेरॉइड्स है जो रिलीज़ हो रहे थे उनके रिलीज़ को इनहिबिट करेगा। तो इस तरीके से वो हमको स्टर्लिटी भी शो कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 मेन फीचर्स थे हमारे पास, एक तो था विरिलाइजेशन, मतलब जो फीमेल है उसकी मेल लाइक बॉडी हो रही है। दूसरा हमारे पास कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी के जो जो फीचर्स होते हैं वो आप फीचर मतलब जो हमने फंक्शंस पढ़े थे उससे याद रख सकते हैं। और तीसरा हमको देखने को मिलेगा स्टर्लिटी, जो कि मेल्स में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जिसका ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, कॉर्टिसोल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉर्टिसोल अगर मैं एडमिनिस्टर कर दूंगा तो ये जो है सिंड्रोम वो सही हो सकता है। तो जनरली तो इस टॉपिक पे इतना सवाल नहीं आता, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। सो थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमने पूरे कॉर्टिसोल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम अपनी अगली वीडियो में एल्डोस्टेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, इस पर जनरली 5 मार्क्स का सवाल आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।